6 सितंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को जब जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल में नहीं बोलने दिया गया तो उन्होंने अपनी वो पूरी बात सार्वजनिक कर दी जिसे कि वो उस आयोजन में रखने वाले थे जो कि जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई समारोह के लिए आयोजित किया गया था। इस वक्तव्य में उन्होंने जस्टिस मिश्रा को अपने भीतर झांकने की सलाह दी है। वैसे तो ये बयान दवे और बार एसोसिएशन की तरफ से था, लेकिन जस्टिस मिश्रा के पूरे कार्यकाल को देखने के बाद ये देश के हर सचेत नागरिक की तरफ से हो गया है और खासकर अपने कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में उन्होंने जो फैसले दिए हैं उससे जस्टिस मिश्रा के लिए दुष्यंत दवे की दूसरी सलाह भी बिल्कुल फिट बैठती है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से उनकी चेतना को जगाने की प्रार्थना की है। और आखिरी दिन आए उनके फैसले के बाद ये बात बिल्कुल साफ तरीके से समझी जा सकती है कि आखिर दुष्यंत दवे ने ऐसा कुछ कहने की जरूरत क्यों महसूस की। दरअसल आखिरी दिन दिया जाने वाला फैसला कोई जज तो क्या मानवता में न्यूनतम विश्वास करने वाला शख्स भी नहीं देगा। उन्होंने दिल्ली में रेलवे की पटरियों के किनारे 70 किलोमीटर के दायरे में बनी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर स्टे उस पर लागू नहीं होगा। और साथ ही इसके बदले में उन्होंने जिनका घर उजाड़ने का आदेश दिया उनके लिए किसी भी मुआवजे का किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। एक ऐसे दौर में जब पूरा देश महामारी की तबाही का सामना कर रहा है, गरीब तो क्या मध्य वर्ग तक के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है, रोजगार केवल जा रहा है, नौकरियां केवल छीनी जा रही हैं, वेतन कटौती आम है, फैक्ट्रियां बंद हैं, नया काम नहीं है, सरकार तक उनको एक पाई देने के लिए तैयार नहीं हुई। कोरोना काल में और उसके बाद गरीबों समेत सभी जरूरतमंदों के जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़े, इसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की थी और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतरी तो उसको याद दिलाना अदालत का काम था या दूसरे रूपों में जस्टिस मिश्रा का काम था कि झुग्गियां उजाड़ने की जगह मारे मारे फिर रहे लोगों को बसाने और उनके दरवाजे पर जाकर भोजन मुहैया कराने और उनके हाथों में कुछ नगद पैसा देने के लिए वो सरकार को निर्देशित करते। लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की धारा ही उलट दी। मदद करने की बात तो दूर, वो सीधे उनके घरों से उजाड़कर उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहता है। जस्टिस मिश्रा जब ये फैसला लिख रहे थे तो उन्हें उसी कलम से दिए गए अपने पिछले फैसले की भी याद नहीं आई, जिसमें उन्होंने राजस्थान बिजली विभाग के मामले में अडानी को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। ये कैसी अदालतें हैं और कैसी है इनकी ये न्याय व्यवस्था और ये कैसा कल्याणकारी राज्य है जिसमें एक जज गरीब से उसका घर छीन ले रहा है और अमीर को उसी कलम से मालामाल कर दे रहा है। चलिए जज साहब, हम आपसे अडानी को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी कलम उस वक्त क्यों नहीं चलती जब 1 रुपए की लीज पर हजारों हजार एकड़ जमीन इन कॉरपोरेट घरानों के नाम कर दी जाती है। आदिवासियों को उनके घर, गांव, जंगल जमीन से उजाड़कर खनन और खदानों के आवंटन के नाम पर हजारों हजार एकड़ जमीनें किसी अडानी या फिर किसी अंबानी को दे दी जाती हैं। ये सब तो जनता की संपत्ति है और लेकिन उसे पूरे गाजे बाजे के साथ इन पूंजीपतियों के हवाले किया जाता है। शहर में निजी अस्पतालों को बनाने का मामला हो या फिर स्कूलों की 5 सितारा इमारतों का बनना हो, इनके मालिकों को मिली 1 रुपए की लीज वाली जमीनों पर आपने तो कभी ऐतराज जाहिर नहीं किया। दरअसल ये गरीब विरोधी आपकी मानसिकता है जो आपसे ये सब कुछ करवाती है, वरना आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं। आपके लिए क्या गरीब, क्या अमीर और क्या कोई दूसरा, सब बराबर हैं, क्योंकि न्याय के देवी की आंखें तो बंद होती हैं।
वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इस धरती पर पैदा होने वाले हर शख्स का बराबर का हक है, यानी ये धरती जितनी एक अमीर की है उतनी ही एक गरीब की भी है। कम से कम यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर तो ये बात 100% लागू होती है। फिर आप किसी गरीब को कैसे एक झुग्गी में भी नहीं रहने देंगे, लेकिन किसी अडानी और किसी रामदेव को हजारों हजार एकड़ जमीनें मुफ्त में सरकार को देने देंगे। ये जो रामदेव और अंबानी अडानियों को जमीनें दी जाती हैं, भला वो किसकी जमीनें होती हैं? क्या उन जमीनों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन गरीबों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? अगर प्राकृतिक संसाधन आम जनता के हैं तो इस तर्क से उनमें किसी अडानी से बड़ा हिस्सा गरीबों का हो जाता है। लेकिन कौन कहे अडानी से उनका हिस्सा दिलवाने के आप खुद गरीबों को ही उनके घरों से उजाड़ दे रहे हैं। और ये कोई एक फैसला नहीं है, इसके पहले भी आप इसी तरह के लगातार फैसले दिए जा रहे थे और अब तो उनकी लिस्ट भी सार्वजनिक हो गई है। न्यूज क्लिक ने इस पर विस्तार से रिपोर्टिंग की है। आपने 8 ऐसे फैसले दिए हैं जज साहब जिसमें अडानी को फायदा हुआ है, और जाते जाते आपने जियो को, अंबानी के जियो को अभयदान दे करके उनके अंबानी के टेलीकॉम सेक्टर में एक छत्र राज्य करने की व्यवस्था भी कर दी। इसके तहत आपने वोडाफोन और आइडिया को अतिरिक्त और इतना पैसा जमा करने का निर्देश दे दिया है कि उनके लिए अपनी कंपनी चलाने की जगह धंधा छोड़कर ही बाहर चले जाना फायदेमंद रहेगा। दरअसल अपने झुग्गी संबंधी इस फैसले के जरिए जस्टिस मिश्रा कॉरपोरेट की ही सेवा करना चाहते हैं। हम सबको पता है कि रेलवे का बड़े स्तर पर निजीकरण होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी बोली और सबसे ज्यादा मांग मेट्रो शहरों में मौजूद रेलवे की जमीनों की होगी। लिहाजा जमीन लेने के बाद उसके रास्ते में झुग्गी झोपड़ी टाइप की इस तरह की कोई बाधा न हो, उसको कॉरपोरेट सरकार से सुनिश्चित करवा लेना चाहता था। और दिल्ली के संबंध में दिया गया ये फैसला भी किसी कॉरपोरेट घराने की सरकार के साथ मिली भगत के बाद आया हो तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। ऊपर से जस्टिस मिश्रा आप अपने आप को भगवान का भक्त भी कहते हैं। कौन ऐसा भगवान होगा जो इतना अन्याय करता होगा, या फिर कौन ऐसा भक्त होगा जो इतने अन्याय को माफ करने का बोझ अपने भगवान पर डालेगा? चलिए, आपको संविधान की बात समझ में नहीं आती है, आप अंतरात्मा और भगवान को ही जानते हैं। और आपने अपने आखिरी फैसले में उज्जैन के महाबलेश्वर में की भी आपने रक्षा की व्यवस्था कर दी। आप भक्त हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप न्यायाधीश नहीं हैं। मैं आपको जज मानने से इनकार करता हूँ। हाँ, आप स्वयं सेवक जरूर थे, और इस दौर में और इसके पहले भी जितनी सेवा की जरूरत संघ को थी आपने उसको पूरा किया, और अंत में आपने संविधान को भी ताक पर रख दिया जैसा कि संघ चाहता है। और सरकार एक्ट ऑफ गॉड से चल रही थी और आपने अपने हिस्से की न्यायपालिका भगवान और अंतरात्मा के सहारे चलाई। आपने इस बात को सुनिश्चित किया कि कैसे लोग संविधान को भूल जाएं और न्याय के लिए कभी कोर्ट का रुख न करें।